Hey guys, welcome to my YouTube channel Astrological One Destination for All Information. तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 एग्जाम का एमसीक्यू सीरीज। और उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पर आप सबके लिए लाए हैं फ्री ऑफ कोर्स। जी हाँ, फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की। आपने बिल्कुल सही सुना, हम आप सबके लिए लाए हैं यहाँ पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है टर्म 1 एग्जाम का, उसकी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि हम कैसे इसको यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जो हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर अपनी वीडियोस में एमसीक्यू सीरीज चालू कर चुके हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि आने वाले समय में पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम से पहले बहुत सारे इसी तरीके के स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, और इसी के साथ साथ आने वाले समय में आपको इसी तरीके की एमसीक्यू सीरीज भी मिलने वाली है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर कि ये जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कैसे प्राप्त होगी, तो यहाँ पर हमने लिंक दे रखी है एक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज वीडियोस में मैं बनाने वाला हूँ आने वाले समय में। तो इसीलिए हम यहाँ पर आज का जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा। इसको लेकर हमने एक प्रॉपर्ली लेक्चर भी बनाया है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो सारे लेक्चर्स भी आप यहाँ पर नीचे प्लेलिस्ट की हमने लिंक दे दी है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी बिल्कुल टाइमर के साथ, यानी इंटरफेस बहुत बेहतरीन होने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको इस टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करने के बाद ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप सीधा नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लॉग ऑन कीजिए, वहाँ जाके हमने एक लिंक दे रखी है, उस पर लॉग ऑन करने के बाद आपको एक इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आपको यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर रैंक की, तो जो टॉप स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पर जो आने वाले हमारे फ्यूचर में प्रीमियम कंटेंट है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पर जल्दी से जाके आप यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन उससे पहले रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम उसी टेस्ट सीरीज के बारे में, यानी जो एमसीक्यूज क्वेश्चन वहाँ पे दे रखे हैं उसी क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में और ज़्यादा हेल्प हो सके। और जाहिर सी बात, अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लेंगे तो वहां जाके जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उससे और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको इस वीडियो देखने के बाद जो आपकी परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर पहली बार तो इस वीडियो को भी देख लेंगे लास्ट तक, और दूसरी बात ये है कि इस टेस्ट सीरीज में जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप टॉप स्टूडेंट में आ सकते हैं। तो गाइज यही फायदा है इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखने का। इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखने के बाद आप यहाँ पर नीचे दिए गए टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सिस्टम समझा देते हैं, अपना यहाँ पर पूरा गेम समझा देते हैं। तो हमारा गेम जो है यहाँ पर ये होने वाला है इस एमसीक्यू सीरीज का, कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आपके लिए एक क्वेश्चन रीड करेंगे, जो कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप सबको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, मैं जो है धीरे धीरे इस क्वेश्चन को रीड करने वाला हूं, और जितनी देर में मैं रीड करूंगा उतनी देर में आपको यहाँ पर राइट आंसर सोच लेना है। और हालांकि रीड करने के बाद आपको 2-3 सेकंड या कुछ सेकंड दिए जाएंगे जिसमें आप आराम से यहाँ पर आंसर सोच सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम उस राइट आंसर पे डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा कि आपका टॉपिक्स भी हो जाएगा रिवाइज, आपका फुल रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे, और नीचे जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करके भी अच्छी रैंक ले आएंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा ये सवाल है कि विच 2 आइडियोलॉजीज, जी आपने बिल्कुल सही सुना, विच 2 आइडियोलॉजीज वर इन्वॉल्व इन अ कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं समझता हूँ कि जिसने भी मेरा लेक्चर यहाँ पर सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा हमारे नोट्स को, तो वो यहाँ पर आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर आप सबसे पहले ऑप्शन पर देता हूँ। मुझे पता है कि काफी सारे लोगों के माइंड में पहले से ही राइट आंसर आ गया होगा। पहला यहाँ पर ऑप्शन है आपका कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, दूसरा ऑप्शन है मोनार्किज्म एंड कैपिटलिज्म, सी है कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, और डी है नन ऑफ द अबव। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर जो कोल्ड वॉर एरा है, जो पूरा चैप्टर है, वो खुद ही यहाँ पर 2 आइडियोलॉजीज के कन्फ्लिक्ट के बारे में ही है। तो जाहिर सी बात है, तो ये जो चैप्टर है हमारा वो यहाँ पर रशियन आइडियोलॉजी, और यहाँ पर जो यूएसए की आइडियोलॉजी, यानी यूएसए की कौन सी आइडियोलॉजी, वो है यहाँ पर कैपिटलिज्म की, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारी यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी वो है कम्युनिज्म की। तो कुल मिला के इन दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है वही हमारा कोल्ड वॉर है। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर हमारा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म है वही राइट आंसर होगा।
अब आप सबके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर चलिए एक बार कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को थोड़ा समझा दीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं और हो सकता है हमें यहाँ पर रिवीजन भी हो जाए। तो कैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर जो स्टेट है यानी पूरा जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जो भी पूरे देश का रिसोर्सेज होगा, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, फार्म्स हो, सर्विसेज हो, सारी की सारी चीजों को यहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो खुद ही ओन करेगी, यानी खुद ही उसकी मालिक होगी और वो सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करेगा प्रॉपरली। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर कम्युनिज्म के बाद यहाँ पर गाइस कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म में सीधा उसका उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? वो ये होगा कि यहाँ पर जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए चलाया जाएगा कि भैया हमें जो है मुनाफे से मतलब है, यानी कि यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं, जो फर्म्स हैं, जो सर्विसेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका सिर्फ और इस्तेमाल किया जाएगा प्रॉफिट के मकसद के लिए। और ये ज्यादातर यहाँ पे कैपिटलिज्म में देखा गया है इंडिविजुअल्स के द्वारा, या फिर जो ग्रुप ऑफ ट्रस्ट पीपल होते हैं, कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, इंडिविजुअल्स ही बनाते हैं, उन लोगों के द्वारा ये चलाई जाती है, जहां पर जो स्टेट है वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म को हम जो है हिंदी भाषा में काफी फेमस है पूंजीवादी भी कहते हैं। यहाँ पर जो एक तरीके से जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों में कंसंट्रेटेड हो जाती है और जहाँ पे बिजनेस किया जाता है वो प्रॉफिट के मकसद के लिए किया जाता है। कम्युनिज्म का एक फीचर ये है कि यहाँ पर जैसे आपने देखा हुआ कम्युनिज्म के साथ सोशलिज्म है और कैपिटलिज्म के साथ यहाँ पर आपका जो है लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है। तो इन सारी टर्म्स जो है ये सारी की सारी कम्युनिज्म से एसोसिएटेड सोशलिज्म है और कैपिटलिज्म से एसोसिएटेड यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो मतलब है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर गाइज दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यही सारे के सारे चांसेस हैं कि आपके टर्म वन एग्जामिनेशन में ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ये कुछ लोगों को ट्रिकी भी लगेंगे, जिन ने यहाँ पर हमारे लेक्चर्स देखे होंगे वो आसानी से यहाँ पे बता देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए के बारे में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सीओटो यानी कि साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा बी है वो है सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर हमारा है सी यानी नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट है हमारा वार्सो पैक्ट। तो आप बताइए यहाँ पर इन चारों में से कौन सी संस्था है जो 1949 यानी अप्रैल 1949 में जिसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, आंसर है यहाँ पर सी। आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर सी, जिसका नाम है नेटो। अब नेटो की फुल फॉर्म मैंने आपको जैसे बताया वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसको इसी के साथ साथ हम यहाँ पर नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 28 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने यहाँ पर एक ट्रीटी साइन करी थी जो कि साइन की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। आप जरूर याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये डेट आने का भी बहुत ज्यादा चांस है। तो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को, जिसके बाद यहाँ पर नेटो की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे नेटो में एक इंपॉर्टेंट फीचर ये जो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नेटो में ये जो मकसद था ट्रीटी साइन करने का था वो सिर्फ यही था कि मान लीजिए कोल्ड वॉर के समय में, इसके पूरा जो कुबन मिसाइल क्राइसिस है, कोल्ड वॉर का समय उस टाइम पे, और अभी भी ये चल ही रहा है नेटो में, और इनका इंपॉर्टेंट फीचर अभी भी ये है कि मान लीजिए अगर किसी भी नेटो मेंबर पर नॉन नेटो मेंबर यानी कोई दूसरा देश यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करता है, इन नेटो के मेंबर में से किसी भी कंट्री के ऊपर, तो पूरा का पूरा जो नेटो मेंबर्स है वो मिलकर उसका जवाब देंगे। यानी कि अगर कोई भी हमारे गैंग के ऊपर हमला करेगा तो हमारी पूरी गैंग उसको चढ़ बैठेगी, यानी पूरा आक्रमण एक साथ करेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, जो कि नेटो का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो गाइज अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ नेटो मेंबर। जी हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंट्रीज नेटो मेंबर नहीं थी। तो गाइज ऑप्शन आप सबके सामने है। पहला है आपका यहाँ पर जर्मनी, दूसरा है यहाँ पर चेक रिपब्लिक, तीसरा यहाँ पर फ्रांस और चौथा है इंडिया। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अभी हमने पिछले ही एक्सप्लेनेशन में ये समझ गए होंगे और मैंने हिंट भी दिया होगा उसमें कि कौन कौन से देश थे यहाँ पे जो नेटो मेंबर कंट्रीज थे। जाहिर सी बात है जो ग्रुप हमने बताया था, जो हमने कॉन्टिनेंट बताया था, उसी कंट्रीज में से होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। जी आपने बिल्कुल सही सोचा, आंसर है आपका यहाँ पर डी, वो है हमारा इंडिया। तो गाइज यहाँ पर हमारा इंडिया जो है हमेशा कौन सी पॉलिसी लेके चला है फॉरेन पॉलिसी में, नेम की पॉलिसी यानी नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी। इसी के साथ जो हमारा राइट आंसर है वो है इंडिया। उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक बार
जरूर देखेंगे कि नेटो के कौन कौन सी स्पेसिफिक मेंबर कंट्रीज हैं, सिर्फ कॉन्टिनेंट का नाम नहीं, हम यहाँ पर जो 28 यूरोपियन कंट्रीज और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनका नाम भी देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे अल्बानिया, दूसरा है बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेग्रो, नेदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ये सारे के सारे हमारे नेटो की मेंबर्स हैं और आप इन सबको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैच द फॉलोइंग में या किसी और टाइप में एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे ये पूछ लिया जाए। तो गाइस इन सबको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इंटरेस्टिंग है। पूछा गया है आपसे यहाँ पर वेस्टर्न अलायंस वाज हेडेड बाय। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया इनमें से चारों में से किसके द्वारा यहाँ पर वेस्टर्न अलायंस को हेड किया गया था, यानी लीड किया था। तो यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन है द यूनाइटेड स्टेट, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है द सोवियत यूनियन और लास्ट है बाल्कन कंट्री। अब यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपके माइंड में अभी तक तो आंसर आ ही गया होगा और राइट आंसर है यहाँ पर गाइस इसका वो है द यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, आप सबको पता है कि यहाँ पर वेस्टर्न अलायंस, जिसको हम नेटो अलायंस भी कहते हैं, हेड किया गया था यहाँ पर यूएस के द्वारा, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी यानी लिबरलाइजेशन और कैपिटलिज्म को, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी तरफ हमने बात की थी यहाँ पर चैप्टर में कि ईस्टर्न अलायंस जो है वो हेड किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे अगले क्वेश्चन की, तो वो है गाइस यहाँ पर द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन वाज। इनमें से आपको बताना है कौन सी वो कंट्री थी जिसको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड प्राप्त हो रही थी। एक मैं हिंट दे देता हूं आपको यहाँ पर कि ये जो कंट्री थी ये यूएस से ज्योग्राफिकली काफी करीब थी। अब यहाँ पर आप सबके माइंड में राइट आंसर आ गया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है गाइस यहाँ पर आपका क्यूबा, आंसर बी। जी हाँ, क्यूबा ऑफिशियली जिसको रिपब्लिक ऑफ क्यूबा भी कहा जाता है, एक कंट्री है जो कि यहाँ पर आइलैंड ऑफ क्यूबा आप कह सकते हैं, एक पूरा टापू कंट्री है, एज वेल एज इसको इसला डेला जेनुविट और सेवरल माइनर आर्किपेलागो के साथ बना हुआ है। और फिर उसके बाद कलेक्टिवली से कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, क्योंकि आसपास में इसके छोटे छोटे टापू के साथ साथ देश भी हैं, जो छोटे छोटे देश बने हुए हैं, जिसको कलेक्टिवली यहाँ पर क्यूबा ही कहा जाता है। क्यूबा इज लोकेटेड वेयर द नॉर्दर्न कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशियन मीट, यानी जहां ये तीनों मिलते हैं वहीं पे यहाँ पर आपका क्यूबा है। क्यूबा मैंने बताया था आपको ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा करीब है यूएसए से, और दैट्स वाई यहाँ पर यूएसए को एक बहुत बड़ा खतरा लगा था क्यूबा। और जिस टाइम पे यहाँ पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आई थी, जब यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है, जब उसने अपनी मिसाइल वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल कर दी थी, स्टैब्लिश कर दी थी, तो यहाँ पर अमेरिका को यानी यूएसए को काफी ज्यादा खतरा लगा था। उसके बाद से यहाँ पर दोनों में जो है बहुत तनाव का, दोनों देशों में बहुत माहौल हो गया, दोनों सुपर पावर में, जहां पर पूरे वर्ल्ड पे इस जो क्राइसिस उठी थी, एक तरीके से लग रहा था कि बस वॉर होने ही वाली है। और इसी एक तरीके से पीक पॉइंट को कहा गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और यही एक पीक पॉइंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर एरा का। आपके सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन टू सुपर पावर स्टार्टिंग इन द 1960s। जी हाँ, 1960s के आसपास यहाँ पर कौन सा एग्रीमेंट दोनों सुपर पावर के साथ साइन हुआ था। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर गाइस कि यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकने के लिए, न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने का जो डिस्ट्रक्शन है उसको रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे दोनों सुपर पावर के बीच में। आपको यहाँ बताना है कि 1960s में यहाँ पर कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया था। आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज में, जो कोल्ड वॉर एरा का लास्ट पेज है, वहां पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स के नाम दे रखे हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स के बारे में जानकारी दे रखी है कि कौन से सन में या कौन से ईयर में यहाँ पर कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया था। बस आपको यहाँ पे ये बताना है कि 1960s में कौन सा साइन किया गया था। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है गाइस, यहाँ पर बर्लिन पैक्ट, दूसरा है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, आपका लास्ट सेकंड है मॉस्को एग्रीमेंट, और डी है वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा और मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया। तो आप तीन ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आपका यहाँ पे ये LTBT, जिसको हम लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी भी कहते हैं, ये साइन किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन के द्वारा इन मॉस्को इटसेल्फ ऑन 5 अगस्त 1963। आपको जरूर याद रखना है। अब यहाँ पे जो ट्रीटी है उसको इफेक्ट में लाया गया, इंप्लीमेंट किया गया 10 अक्टूबर को, उसी ईयर में यानी 1963 में ही। और आज तकरीबन 125 कंट्रीज यहाँ पर इस ट्रीटी की पार्टी बन चुकी, यानी उन लोगों ने भी यहाँ पर इसको साइन कर लिया है, जिसका नाम है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। दरअसल इसको, ये जो ट्रीटी साइन की गई थी, ये न्यूक्लियर वेपन को कम से कम करने के लिए, उसके इस्तेमाल को यहाँ पर ये ट्रीटी साइन की गई थी।
अब यहाँ पे गाइस बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड इज नोन एज। बहुत ही ईजी है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमने ये पूरे चैप्टर में पढ़ रखा है कि भाई जो दुश्मनी है, यानी कि जो लड़ाई चल रही थी दो सुपर पावर यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं? क्या हम उसे अपार्थाइड कहते हैं, क्या हम उसे कोल्ड वॉर कहते हैं, या हम उसे पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, या फिर हम उसे हॉट वॉर कहते हैं? अब तो आप सबको राइट आंसर पता चल गया होगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका कोल्ड वॉर। जी हाँ, आंसर नंबर बी या ऑप्शन बी इज राइट। कोल्ड वॉर वाज अ पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक या वेस्टर्न अलायंस या फिर ईस्टर्न ब्लॉक या ईस्टर्न अलायंस कहते हैं, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर हमारे 9th क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वाज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इवेंट, एक तरीके से बहुत ही बड़ा इवेंट माना गया था। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ा, और इसी के साथ साथ एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा यहाँ पर मोड़ पूरे जियो पॉलिटिक्स में इसने इस इवेंट की वजह से हुआ था। अब आपके माइंड में यहाँ पे जो है धीरे धीरे कुछ आ गया होगा इमेजिनेशन में। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है क्लियर हो जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया, और लास्ट आपका द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। राइट आंसर आपने बिल्कुल सही सुना, सही सोचा। यहाँ पर आपका आंसर है ए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। आपका बर्लिन वॉल के बारे में अच्छा खासा इंट्रोडक्शन नेक्स्ट चैप्टर में भी दे रखा है और इस चैप्टर के लास्ट में भी दे रखा है, और हमने लेक्चर में भी आपको बताया था। बर्लिन वॉल एक तरीके से गार्डेड कंक्रीट बैरियर था, जो कि फिजिकली और आइडियोलॉजिकली जिसने बर्लिन को डिवाइड कर रखा था ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में फ्रॉम 1961 टू 1989। और सिर्फ इन्हें जर्मनी के बर्लिन को ही नहीं, बल्कि एक तरीके से जो वॉल थी पूरी, उसने पूरे यूरोप को भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया था, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर जो वॉल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई थी उसको कमेंस किया गया था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा। 13 अगस्त 1961 को ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वहां पे पार्टी थी जिसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। अब यहाँ पर द वॉल कट ऑफ वेस्ट बर्लिन फ्रॉम सराउंडिंग ईस्ट जर्मनी इंक्लूडिंग ईस्ट बर्लिन। जैसे हमने बताया था कि इसको वॉल कंस्ट्रक्ट करने के बाद दो भागों में आइडियोलॉजी की वजह से यहाँ पे बढ़ गई थी, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। फिर यहाँ पे बाद में हमने पढ़ा था, हमने अगले चैप्टर में जाना था, अगले लेक्चर में, यानी कि जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से बर्लिन वॉल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया और जो यहाँ पे बैरियर था उसको खत्म कर दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर गाइस अगले क्वेश्चन की, तो वो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। पूछ रहा है कि व्हेन यूएसएसआर प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। जी हाँ, यहाँ पर पूछ रहा है कि यूएसएसआर ने क्यूबा में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिसकी वजह से बाद में हुई थी, वहां पर यूएसएसआर ने क्यूबा में वहां पर मिसाइल कब रखी थी, कब प्लेस किया था। आपको यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं 1960 है, 1961 है, 1962 है या 1963 है। आप सबको पता है 1962 है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ अक्टूबर 1962 भी कहते हैं, was a direct and dangerous confrontation between the United States and the Soviet Union during Cold War and was the moment when the two superpower came closest to nuclear conflict। जैसे मैंने बताया था कि ऐसा लग रहा था पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को कि यहाँ पर भाई अब तो वॉर होने ही वाली है, अब तो जस्ट मतलब मामला खत्म हो जाएगा, पूरा न्यूक्लियर वगैरह सब इस्तेमाल कर ही डालेंगे। लेकिन हालांकि बाद में क्या हुआ कि दैट्स वाई इसे कोल्ड वॉर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बाद में ठंडा पड़ गया और ये कभी हॉट वॉर में तब्दील ही नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें तीसरे वॉर की कभी नौबत आई ही नहीं। तो गाइस यही था पूरा यहाँ पर जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जैसे हमने पीछे भी आपको बताया कि जो इसका पीक पॉइंट था उसी को यहाँ पर कोल्ड वॉर एरा कहा गया था। तो गाइस यही था हमारा पूरा इस चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 1 का हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू। अगर और भी ज्यादा आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं इस चैप्टर से, प्लस यहाँ पर इस चैप्टर के अलावा पूरे के पूरे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 सिलेबस के सारे चैप्टर्स के, तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, वहां जाके आप यहाँ पर उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर चैप्टर 1 जब आप अटेम्प्ट करेंगे, अब जो एमसीक्यू जो लोग लास्ट तक बने हुए हैं उनको जरूर से जरूर यहाँ पर बहुत फायदा होगा यहाँ पर अपनी रैंक बढ़ाने में, क्योंकि एक बार आप वहां पर अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी रैंक आएगी, तो आज जाहिर सी बात है। तो अगर आप यहाँ पर वीडियो देख के एक बार यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो देर किस बात की, आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहां पे लॉग इन कीजिए, जल्दी से टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। सारे के सारे चैप्टर्स की और भी एमसीक्यूज हमने वहां पर ऐड कर रखे हैं, और भी ज्यादा आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं।
इसी के साथ गाइस हम यहाँ पर और भी सारी जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, और भी ज्यादा ऐड क्वेश्चन करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम और भी ज्यादा वीडियो इसी तरीके से लाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में, नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।